अच्छा, अब अगर हम बात करें, इसका थोड़ा सा चेंजेस आई हैं इस सब्जेक्ट के अंदर। लास्ट टाइम भी वो चेंजेस आ चुकी थी। अब ना उसने 4 सेक्शन बनाए हुए हैं ना, अब हर सेक्शन में वो नंबर स्पेसिफाई भी कर चुका है। आपके पास एक सेक्शन है, सेक्शन डी, वो आपका कंप्लीट हो चुका है, सस्टेनेबिलिटी का एक चैप्टर, ठीक है। उसके 9-10 लेक्चर्स हैं, जिसने वो नहीं पढ़ा उसको तो लेक्चर्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और साथ उसके टेस्ट भी मैं रखता हूँ, ताकि जिसका रिवाइज हो वो थोड़ा सा कॉन्शियस होके, क्योंकि थ्योरेटिकल है, दोबारा अगर हम पढ़ेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, वो मैनेज हो जाएगा, ना हुआ तो वो उसको मैंने किस तरह से डील करना है कि एक्स्ट्रा क्लास रख कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद उसमें से ना मिनिमम हम रखते हैं नंबर, मैक्सिमम वाली अप्रोच पे जाते नहीं, उसमें से 10 नंबर मिनिमम है, 10 to 15। आज हम एक टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वो 2 चैप्टर है। चैप्टर की अरेंजमेंट, एक चैप्टर है सोर्स ऑफ फाइनेंस, 8वां चैप्टर, और एक है कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, 8 और 9। ये हमने इकट्ठे ही पढ़ने हैं, हमने एक चैप्टर बना के पढ़ना है। मैंने आपको पहले सोर्स ऑफ फाइनेंस पढ़ाना है, फिर उसकी कॉस्ट पढ़ानी है, दोनों को साथ साथ लेकर चलेंगे, जितना भी टाइम लगेगा हम दोनों को मिला के पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें से आपका ये वैसे तो सेक्शन सी में कवर होता है, इसमें से आपके 10 से 15 नंबर कंफर्म आते हैं, यानी ये एक ही चैप्टर बना के पढ़ेंगे हम, 2 नहीं है ये। हर सोर्स ऑफ फाइनेंस को मैं पढ़ाऊंगा, फिर उसकी कॉस्ट पढ़ाऊंगा, फिर अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस पढ़ाऊंगा, ताकि हमारा थ्योरेटिकल और उसकी एप्लीकेशन भी होती है, ठीक है। फिर एक सेक्शन सी का एक और हिस्सा भी है, सेक्शन बी है, ये सी नहीं है, वो भी सेक्शन बी में ही आता है। उसका एक चैप्टर है, पहले 2 थे, अब उसने उसको भी एक में कन्वर्ट कर दिया है, उससे भी 10 से 15 नंबर आते। ये समझ लो 3 चैप्टर हैं और मिनिमम 30 मार्क्स है, और अगर ओवरऑल बात कर ले तो 35, 38 3 चैप्टर में से। प्योर थ्योरेटिकल है, मिक्स है, बट न्यूमेरिकल है, मिक्स एमसीक्यूज में आएगी, अलग से नहीं आएगा, 2-4 नंबर आएंगे, बाकी अलग से नहीं आएगा। ये भी मिक्स है बट न्यूमेरिकल है, इससे भी अगर एमसीक्यूज आएंगे न्यूमेरिकल का पूरा सवाल आएगा। ये तो हमारे पास हो गया एक साइड पे एक चीज। फिर इसके बाद आपके पास एक सेक्शन सी है, उसके 3 चैप्टर है, चैप्टर जो एंड वाले चैप्टर सारे उसके ही हैं। उसमें एक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का है, बस मैं थोड़े से नाम लिख देता हूं, एक कॉस्ट बल्कि बजटिंग का है, और एक वर्किंग कैपिटल का। इनके कम से कम 25 और मैक्सिमम 35 नंबर इसमें से, कम से कम 25 और मैक्सिमम 35 नंबर इसमें से। अगर मैं आपकी अटेम्प्ट के लिए बात करूं तो बाकी तो अल्लाह को जो मंजूर है वही होगा, इन दोनों में से 2 सवाल कंफर्म है, क्योंकि जो करंट अटेम्प्ट है ना उसमें से इन दोनों में से सवाल आया है। बट ये कंफर्म है कि 3 टॉपिक्स में से 2 सवाल आएंगे, ये बात 100% कंफर्म है। एक सवाल 2 ही आने हैं, एक सवाल क्योंकि 25 नंबर का, क्योंकि मिनिमम लिमिट कितनी है 25 नंबर, और एक सवाल तो आ नहीं सकता 25 नंबर, देना चाहे तो वो दे सकता है, बट 25 नंबर तक जाने के लिए वो 15 नंबर का सवाल इसमें से दे देते हैं हमेशा, और बाकी 10, 12, 15 नंबर का वो दूसरे। तो इन 3 चैप्टर में से 2 सवाल कंफर्म है। अगर आप टोटल क्वेश्चन की बात करें, एक क्वेश्चन यहां से मिनिमम, एक क्वेश्चन यहां से, एक क्वेश्चन यहां से, और 2 क्वेश्चन यहां से, ये आपके 5 क्वेश्चन है, और 6 टॉपिक्स कह लें या 6 चैप्टर्स कह लें। और अगर हम इसके मार्क्स की बात करें, कि अगर हम मिनिमम लिमिट भी लेकर चले ना, मिनिमम
तो आपके पास 30 नंबर यहां से और 25 नंबर यहां से। ये वो मिनिमम लिमिट है जो इसमें से आने का। और अगर आप कहेंगे ओवरऑल मैं बताऊं तो ये यहां से जो हमने लिखा है आपके सामने, इसमें से 70 नंबर का मिनिमम पेपर आएगा। अब बाकी पेपर कहां से आ रहा है? बाकी पेपर के लिए आपके पास कुछ पहले 6 चैप्टर्स हैं। उन 6 चैप्टर में से बाकी 20 to 30 मार्क्स, मतलब यहां अगर मैं कहूं कि 70 से 80 नंबर, और यहां से अगर मैं कहूं तो 20 to 30 मार्क्स 6 चैप्टर में से। अब बंदे को ऐसा लगता है कि ये 6 चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमने कंप्लीट पढ़ के जाना है। ऐसा अगर हम कुछ छोड़ के चले जाएंगे ना, दिल को तसल्ली नहीं आती। अपनी तरफ से पेपर पूरा करेंगे, उसके बाद बाकी अल्लाह जाने। अगर हम किसी को भी छोड़ के जाएंगे, मैं एक बात कहता हूं कि अगर आप, इस दफा मैं कोशिश करता हूं कि ना अभी जो थ्योरी की भी क्लास ना आप एक हफ्ते के बाद 15-20 मिनट की साथ स्टार्ट करेंगे, 15 से 20 मिनट। अगर वो आप रेगुलर क्लास लेते रहेंगे तो वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा, क्योंकि 1:15 या 1:20 तक हम क्लास ले जाया करेंगे। ताकि मोस्टली ऐसा होता है कि थ्योरी एंड पे ना जल्दी जल्दी में पढ़ाई जाती है, इस वजह से ये एक ना एंड पे एक पैनिक पोजीशन भी होती है, और स्टूडेंट क्योंकि बहुत ज्यादा सारे सिलेबस कवर हो रहे होते हैं, हर कोई स्पीड में लगा होता है, तो वो इतनी तवज्जो नहीं दे पाता। साथ साथ अगर करते जाएंगे तो साथ साथ खत्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक होगी बात? तो आज जो हम स्टार्ट करने लगे हैं वो आपका चैप्टर नंबर 8 और 9 है। मतलब जो हमने अभी स्टार्ट करना है वो आपका चैप्टर 8 और 9 दोनों साथ ही शुरू होने लगे, क्योंकि दोनों चीज एक है। चैप्टर नंबर 8 का नाम है सोर्स ऑफ फाइनेंस, और चैप्टर नंबर 9 का मतलब है कॉस्ट ऑफ फाइनेंस। प्रैक्टिकली सीख के आगे बढ़ते हैं। फाइनेंस का मतलब यह है पैसे का कारोबार। फाइनेंस का क्या मतलब है? पैसे का कारोबार। हम पैसे दे रहे हैं किसी को या पैसे ले रहे हैं किसी से। अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और इस सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका मेन मतलब क्या है? इसका मेन मतलब है कि जब कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो किस तरह से फाइनेंस अरेंज करती है, पैसा अरेंज करती है। हाउ टू अरेंज द फाइनेंस, हाउ टू अरेंज द फाइनेंस। और ये बहुत बड़ा काम होता है। सीएफओ का मतलब क्या होता है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, उसका यही काम है। कंपनी ने पैसा अरेंज कैसे करना है अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। अब किसी भी कंपनी के लिए जो सोर्स हैं वो मेन 2 सोर्स होते हैं। एक को बोलते हैं इक्विटी कैपिटल, और एक को बोलते हैं डेट कैपिटल। कैपिटल का लफ्जी मतलब होता है सरमाया या पैसा। अगर शेयर होल्डर पैसा दे रहे हैं आपको, वो कंपनी की, आप कंपनी की मलकियत बेच रहे हो तो इक्विटी कैपिटल। आप कंपनी की मलकियत नहीं बेच रहे, आप वैसे पैसा लोगों से ले रहे हो, एज अ लायबिलिटी उधार ले रहे हो, तो डेट कैपिटल। अब कोई भी सीएफओ सबसे पहले सोर्स, किस सोर्स से पैसा लेना है वो क्या देखेगा? कॉस्ट ऑफ फाइनेंस। कि अच्छा मैं अगर शेयर इशू करते हैं, इक्विटी का मतलब है ना शेयर इशू करके पैसा लेना। अगर कंपनी शेयर इशू करेगी, लोग वो शेयर्स खरीदेंगे तो वो कंपनी के मालिक बनते जाएंगे। इससे क्या होता है? डाइल्यूटेड ईपीएस। क्या होता है? डाइल्यूटेड ईपीएस। आपका जो अर्निंग है, कंट्रोल है, वो स्प्रेड हो जाता है मुख्तलिफ लोगों के ऊपर, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं। और डेट कैपिटल का क्या फायदा नुकसान है कि डेट कैपिटल से आपका कंट्रोल तो नहीं जाता, लेकिन आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ जाती है।
आपको पता है कि इंटरेस्ट देना तो लायबिलिटी है, क्या डिविडेंड देना भी लायबिलिटी है? डिविडेंड आप ना भी दो तो काम। तो किस तरह से हमने किस सोर्स से फाइनेंसिंग करनी है ये हम सीखेंगे इसके अंदर। जिसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा उससे हमने कॉस्ट ऑफ फाइनेंस कम होगा। फिर पेपर में एक दफा सवाल आया कि अच्छा जी जब आपने कोई सोर्स फाइनेंस लेना है तो क्या चीज कंसीडर करोगे, कौन से फैक्टर कंसीडर करोगे? आपके ख्याल में आपकी कंपनी को लोन चाहिए, आप सीएफओ हो, कहते जी इतना पैसा चाहिए, आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शन है, शेयर इशू करके भी ले सकते हो, आप डिबेंचर इशू करोगे तो ले सकते हो। डिबेंचर लोन होता है या कैपिटल होता है? लोन होता है। फिर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, बैंक से जाकर लोन ले लो, बड़े सोर्सेज हैं। आपने जब लोन लेना है तो क्या बातें कंसीडर होनी चाहिए? दो तीन चीजें बताओ जरा। पहली तो आपको यह देखना होगा ना कि अमाउंट कितनी चाहिए। पहला, अगर आपने कोई फैक्टर कंसीडर करना है ना, फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड, वैसे अगले चैप्टर में पढ़ना है हमने डिटेल में, साथ साथ ही पढ़ लेते हैं। फैक्टर टू बी कंसीडर्ड फॉर फाइनेंसिंग। आपने जब भी आपको पैसा चाहिए कौन सा फैक्टर कंसीडर करोगे? नंबर 1, हाउ मच अमाउंट रिक्वायर्ड। आपको कितना पैसा चाहिए? क्या ये बैंक ओवरड्राफ्ट से काम हो सकता है? नंबर 1, थोड़ा पैसा चाहिए तो बैंक ओवरड्राफ्ट बेस्ट ऑप्शन है। ज्यादा पैसा चाहिए तो फिर आप जाओगे कि अच्छा हम इसकी इंटरेस्ट साथ साथ दे सकते हैं तो लोन ले लो। आप इंटरेस्ट नहीं दे सकते तो शेयर इशू कर दो, क्योंकि शेयर इशू करने में आपका डिविडेंड देना जिम्मेदारी नहीं होती। प्रॉफिट हो रहे हैं दे दो, प्रॉफिट नहीं हो रहे ना दो। फिर उसके बाद दूसरी चीज क्या कंसीडर करोगे? कॉस्ट ऑफ फाइनेंस। दूसरी क्या चीज हम कंसीडर करेंगे? कॉस्ट ऑफ फाइनेंस। ये कॉस्ट ऑफ फाइनेंस क्या चीज होती है? अगर हम ये वाला करेंगे तो इस पर हमें इंटरेस्ट कॉस्ट ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट कितनी देनी पड़ेगी, हमें इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना आएगा, इशुएंस कॉस्ट एक होती है, अरेंजमेंट फी, ये सब कितनी कॉस्ट आएगी ये कंसीडर करेंगे। नंबर 3, टाइमिंग ऑफ रीपेमेंट। हाँ जी, पे कब करना है? अगर जल्दी पैसे पे करने हैं तो कोई शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग कर ले, अगर आपको लगता है कहीं से पैसे आ जाएंगे। अगर आपको लगता है कि पैसे तो अभी 2-3 साल तो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में लग जाएंगे तो फिर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग करें। आपको लगता है कि आपने एक प्लाजा बनाना है, प्लाजा बनाकर उसको रेंट पे देके किस्तें, वहां से जो पैसा आएगा वो हम इंटरेस्ट के तौर पर पे करेंगे या लोन की इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, फिर फाइनेंसिंग भी लॉन्ग टर्म करें। 5 साल की कर ले, 10 साल के बाद की कर ले, इंटरेस्ट तो ज्यादा देना पड़ेगा, आपके पास होगा भी तो सही ना कुछ। फिर उसके बाद नंबर 4 पे क्या होना चाहिए? इलास्टिसिटी। ये इलास्टिसिटी क्या होता है? लचक। मतलब अगर आपने वो पढ़ा होगा ना कि किस में कितनी एक, मतलब इलास्टिसिटी है। इलास्टिसिटी का मतलब है कि जिसकी टर्म्स एंड कंडीशन में कोई नरमी है। जैसे आप लोगों ने प्रॉफिट नहीं हो रहा तो हम कहते हैं जी इस दफा इंटरेस्ट नहीं देंगे, क्या ये इलास्टिसिटी है या नहीं है? ये तो आपने देना ही देना है। आपको प्रॉफिट हो लॉस हो आपने इंटरेस्ट, इसमें कोई इलास्टिसिटी नहीं है। लेकिन अगर डिविडेंड की बात करें, ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है ज्यादा डिविडेंड दे दो, कम प्रॉफिट हो रहा है। नंबर 5, इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो लोग जिनका एफआर पास हो गया है उसका एक नुकसान है। एक ऐसा टॉपिक है जो आपने बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेशियो एनालिसिस। आपका कसूर यह है कि आपने पास किया, आपको पास नहीं करना चाहिए था, क्योंकि रेशियो आप कैसे पढ़ोगे? अब आप पढ़ोगे कि आपने ना लेक्चर लाजमी लेने हैं, क्योंकि इसके बगैर आपका ऑडिट में भी मसला आएगा। वहां पूरा एक एनालिसिस का टॉपिक है, आपको एनालिसिस करना ही नहीं आएगा।
आपको जगह जगह ये मसला आएगा। एक उसने एमसीक्यू भी दिया भी था FR2 के अंदर भी, FR1 के अंदर, सॉरी इस दफा FR1 के अंदर एक एमसीक्यू रेशियो एनालिसिस का था। मैंने आईकैप को मेल किया था, मैसेज भी, जब हमने उसका फीडबैक दे रहे थे कि भाई ये रेशियो एनालिसिस का सवाल था और वो FR2 में चला गया था, लेकिन बाद में वापस FR1 में आ गया, अब FR2 में नहीं है। तो जिसने FR1 पहली टर्म में पास किया है तो नुकसान तो हो गया ना उसका। हाँ तो नुकसान हुआ है ना कि आप रेशियो एनालिसिस पढ़ोगे नहीं। अब इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, इसमें एक होती है गियरिंग रेशियो, जिसने पढ़ा है उसको तो पता होगा, थोड़ा सा बता देता हूं साथ साथ। गियरिंग रेशियो फाइंड कैसे करते हैं, डेट ओवर इक्विटी, ये होती है गियरिंग रेशियो। अगर आपका आंसर 1 से ज्यादा आ रहा है, इसका क्या मतलब है, डेट ज्यादा है, इक्विटी ज्यादा है। इसे लेवरेज रेशियो भी बोलते हैं, क्योंकि ये टर्म्स इस्तेमाल होती हैं आपकी आगे स्टडीज के अंदर। गियरिंग रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, लेवरेज रेशियो। अगर तो आंसर इसका आता है ना बराबर बराबर, मतलब ऊपर वाला आंसर और नीचे वाला 50:50 बोलते हैं इसको, या 100:100 बोलते हैं, इसका मतलब ये बराबर है, एग्जैक्ट, इसको बेस्ट गियरिंग रेशियो बोला जाता है। मतलब जितना शेयर होल्डर का पैसा इन्वेस्ट है उतना ही थर्ड पार्टी का इन्वेस्ट है, और जितना डेट है उतना ही कैपिटल है। अब अगर ये आ जाए 70:30, इसको बोलते हैं हाई गियरिंग, डेट ज्यादा है, इक्विटी कम है। और अगर कुछ ऐसा आ जाए 40:60, इसको बोलेंगे लो गियरिंग। अब आपने नया फाइनेंस लेना है, सबसे पहले आप अपने पुराने गियर चेक करोगे, यानी आपकी जो एग्जिस्टिंग गियरिंग रेशियो है वो क्या है। अगर तो हाई गियरिंग है, आप इक्विटी वाली साइड पर जाओ ताकि बैलेंस हो जाए, क्योंकि कॉस्ट ऑफ फाइनेंस हमेशा सबसे कम से कम कहां पर होती है, जहां ये बैलेंस होते हैं। जैसे ब्रेक इवन पॉइंट में नहीं हम देखते थे, जहां पर ये इक्विटी और डेट बराबर होता है ना, वहां पर आपका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम से कम होता है। अगर ये बैलेंस खराब होता है ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा होता है। कुछ इस तरह से ग्राफ इसका बनता है, कुछ ऐसे। आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम कहां पर होगा, जहां पर जैसे ये बैलेंस थोड़ा सा आगे पीछे हुआ, ये कॉस्ट आपकी बढ़ना शुरू हो जाती है। हाँ, लो गियरिंग रेशियो में आपको डिविडेंड ज्यादा देना पड़ेगा, वो भी तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। इन्वेस्ट, आप तो कंपनी हो ना, कंपनी ने या डिविडेंड देना या इंटरेस्ट देना। तो डिविडेंड देना तो अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है, कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं ना, मालिकों के लिए अच्छी बात है। सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, कंपनी के लिए अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं देंगे, नहीं देंगे ना। अगर प्रॉफिट है तब तो देना है ना डिविडेंड, और कम देने ऐसा थोड़ी होता है, फिर लोग इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे, आपके कैपिटल शेयर ही नहीं खरीदेंगे। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर इंटरेस्ट है उसको तो कम देना, तो इसका हाँ, फायदा नहीं है ना। अगर आप डिविडेंड दोगे ना, इंटरेस्ट आपको एक फिक्स देना पड़ता है। अगर आप हाई प्रॉफिट में जा रहे हो तो आपको डिविडेंड ज्यादा देना पड़ेगा, और इंटरेस्ट आपको कम देना पड़ रहा है, तो आप फिर इंटरेस्ट वाली साइड पे चले जाओगे। इसके मिसाल पर इस तरह के दो जगह पैसा लगा दें, एक जगह नुकसान हो रहा है, हाँ जी, इसलिए इसको इक्वल करते हैं ताकि वो बैलेंस हो जाए, कम से कम कॉस्ट भी पड़ती है। ये आगे जाके, वैसे तो यहां पर हमारे इतनी जरूरत नहीं है, मैं कोशिश करूंगा अगर थोड़ा सा टाइम मिल गया ना तो मैं ये प्रूव भी करवाऊंगा जब इसका न्यूमेरिकल सवाल करवाऊंगा। अगर ना याद रहा तो फिर इंशाल्लाह आप लोग BFD में जाकर जरूर पढ़ोगे, ये आप लोगों की BFD बेस बन रही है। अगर आप देखें, आप लोग अपने आप को ना लॉन्ग टर्म सोचा करो। अगर आप लॉन्ग टर्म सोचोगे, अगर इन चीजों को याद रखकर आगे जाने की कोशिश करोगे, आपके दो फायदे, पेपर कंफर्म पास, आगे भी फायदा होगा। अगर आप जान छुड़ाओगे फिर यहां पर भी शक, और आगे तो फिर आपने पढ़ा ही नहीं कुछ इस तरह से। तो इसलिए दोनों को साथ साथ लेकर चलना कि आपने इसको पक्का याद करके चलना, आपको बड़ा मजा आएगा जब आगे जाकर BFD पढ़ोगे। ठीक है, चलिए जी। गियरिंग रेशियो में हाई गियरिंग रेशियो होगा तो फिर लोन भी ज्यादा लेंगे, क्योंकि पहले गियरिंग ज्यादा है, तो फिर हम डिसाइड करेंगे शेयर इशू करने की तरफ। और अगर लो गियरिंग है
और मजीद अगर हम इशू शेयर इशू करेंगे वो तो और ज्यादा लो गिरेंगे हो जाएगा, क्योंकि वो उनका दरमियान में बैलेंस खराब हो जाएगा। तो हम बराबर करने के लिए या और ये कम से कम करने के लिए डिफरेंस हम देखेंगे, हाई गियरिंग है तो शेयर इशू कर दो, लो गियरिंग है तो डेट क्रिएट कर लो। 50/50, 100/100, ये मतलब ये दो फार्मूले हैं रेशियो एनालिसिस के अंदर। उन दोनों फार्मूला से ना अगर एक दोनों ही गियरिंग रेशियो फाइंड करने के लिए हैं, एक के लिए वो कहता है 50-50 बेस्ट है, आंसर 50 आता है, और एक में 100-100, ओवरऑल तो हमारा रेशियो 1 ही है ना। 50-50 तो बनता है, मतलब एक 100 का 50-50 होगा, 100 कोई 200 का 100-100, ये तो वही बात होगा। बात वही है। लेकिन वो फार्मूले से ना, जब वो फार्मूला लगाते हैं ना गियरिंग रेशियो में, आपने तो रेशियो एनालिसिस पढ़ा भी हुआ है, इसीलिए अच्छे से पढ़ दो अच्छे से पढ़ रहे, दो फार्मूले लगते हैं ना। एक होता है ऊपर डेट डिवाइडेड बाय ओनली इक्विटी, एक होता है डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस डेट। तो जब नीचे डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा ना तो आंसर आपका कम आने के चांसेस, अगर डिनोमिनेटर कम होगा तो आंसर ज्यादा आने के चांस होते हैं। तो इसलिए वो कहता है कि चाहे 50-50 हो चाहे 100-100 हो, डिपेंड करता है फार्मूले के ऊपर, फार्मूले का फर्क है आंसर पे और उसमें कोई फर्क नहीं। अच्छा, अब हमने दो बातें सीखी। सबसे पहले फाइनेंसिंग दो टाइप की होती है। सोर्स कौन से हैं सोर्स ऑफ फाइनेंस? एक है इक्विटी कैपिटल और एक है डेट कैपिटल, ठीक होगी बात। फिर कौन सी फाइनेंसिंग अरेंज करनी है वो डिपेंड करता है अमाउंट कितनी चाहिए, कॉस्ट कितनी लगेगी, पेमेंट कब करनी है, इलास्टिसिटी, एक और चीज भी है टाइम ऑफ पेमेंट नहीं, कितने टाइम के लिए चाहिए, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, और इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये 6 फैक्टर कंसीडर कर लेंगे जब भी कोई बंदा फाइनेंसिंग करेगा तो, ठीक है। उसके बाद दोनों फाइनेंसिंग के लिए, दोनों फाइनेंसिंग के लिए हमने फाइनेंसिंग कौन सी करनी है उसके लिए ये फैक्टर देखे जाते हैं। हमने शेयर इशू करने हैं, हमने डेट इशू करने हैं, मतलब बॉन्ड्स या डिबेंचर इशू करने हैं। वो डिपेंड करता है पैसा कितना चाहिए, कितने टाइम के लिए चाहिए, वापस कैसे करना है, कॉस्ट कितनी आएगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर इंपैक्ट क्या आएगा। पेपर में एक दफा 4 नंबर का सवाल आया हुआ है तो उसने कहा जी 4 फैक्टर कोई से लिखो। कैपिटल में तो हम रीपेमेंट नहीं करते ना, डिविडेंड तो देते हैं, आपका कंट्रोल भी खराब होता है, कंट्रोल डिल्यूट हो जाता है, कंपनी में मालिक ज्यादा आ जाते हैं, एग्जिस्टिंग मालिक चाहेंगे नहीं आए। चले जी नेक्स्ट आप देखिए अगली बात। अच्छा, इसमें एक और चीज भी आती है कि हम फाइनेंसिंग क्यों करते हैं। ये था कौन से फैक्टर कंसीडर करते हैं, अब है फाइनेंसिंग क्यों करते हैं। ये पेपर में शायद एमसीक्यूज में आ जाए या शायद आपसे 1 या 2 नंबर का सवाल एंड पे न्यूमेरिकल के सवाल के नीचे लिखा हुआ है कि हम फाइनेंसिंग क्यों करते हैं। सबसे पहले वो कहता है कि हम अपना वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए या बैलेंस करने के लिए, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। अब वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बता सकते हो, मटेरियल खरीदना है, पैसे नहीं है, फाइनेंसिंग करनी पड़ेगी। हमारे पास सप्लायर को पेमेंट करनी है, वर्किंग कैपिटल पे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल के वैसे पूरा चैप्टर भी है हमारे सिलेबस में, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। तो हम फाइनेंसिंग इसलिए करते हैं ताकि हमारा वर्किंग कैपिटल बैलेंस रहे, हमारे पास पैसे आने हैं, हमें मिलने हैं पैसे, लेकिन सप्लायर को पहले देने हैं। तो शॉर्ट टर्म लोन ले लेंगे, वो दे देंगे सप्लायर को, जब हमारे रिसीवेबल से पैसे आएंगे बैंक को भी दे देंगे। वैसे हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम खाली जेब से बिजनेस करते हैं, असल बिजनेसमैन होता ही वही है, खाली जेब से बिजनेस करने वाला। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म,
शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग में बैलेंस क्रिएट करने के लिए, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन या फाइनेंसिंग में बैलेंस रखने के लिए। अब शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म क्या है? अगर हमारे पास पहले शॉर्ट टर्म लोन्स हैं, वो पेमेंट करने के लिए फिर हम ऐसा करते हैं, जैसे पाकिस्तान कभी कभी कर्जा पे करता है, किसी और से कर्जा ले लेता है। तो ऐसा होता है कि जब आपने शॉर्ट टर्म कर्जा देना है, आप लॉन्ग टर्म कर्जा ले लें ताकि वो थोड़ा टाइम आपको मिल जाएगा एक्टिविटीज के लिए, आप अपना पैसा कमा के। एंड लास्ट इज बैलेंस मेंटेन रखने के लिए बिटवीन इक्विटी और डेट, ये गियरिंग रेशियो। तो ये आपके पेपर में जो अभी हमने सवाल किए हैं वो 3 सवाल हुए। कितने सोर्स हैं फाइनेंसिंग के? 2, डेट कैपिटल, इक्विटी कैपिटल। आगे फर्दर इनकी टाइप्स आएंगी। दूसरा, कौन से फैक्टर्स कंसीडर करेंगे फाइनेंसिंग के लिए, कि कौन सी फाइनेंसिंग करनी चाहिए, उसके लिए क्या फैक्टर कंसीडर करेंगे? अमाउंट कितनी चाहिए, कॉस्ट कितनी लगेगी, टाइम कितना रिक्वायर्ड है, इलास्टिसिटी, इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रीपेमेंट। ये 6। फिर पेपर में सवाल आ जाते हैं फाइनेंसिंग करते ही क्यों है? फिर वो कहते हैं कि एक तो हमें पैसा चाहिए वर्किंग कैपिटल के लिए, मतलब स्टॉक खरीदने के लिए, पेमेंट करने के लिए। दूसरा, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के दरमियान बैलेंस रखने के लिए। और तीसरा, हमें चाहिए होता है पैसा डेट और इक्विटी के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, ताकि हमें कम से कम कॉस्ट ऑफ कैपिटल पड़े। ठीक है, अब यहां पर इसका जो सवाल का जवाब है जो आपने पढ़ लिए हैं, वो एक तो सिर्फ आपने इस पेज में से सिर्फ ये 3 बातें याद करनी है जी। बैलेंस बिटवीन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फंडिंग, एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल, सुटेबल बैलेंस बिटवीन इक्विटी एंड कैपिटल। आपने इस पेज में से ये 3 बातें याद करनी है। देयर इज 2 मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस, डेट और इक्विटी। ये पेज आपका कंप्लीट है। ठीक है, उसके बाद आपने ये अभी नहीं सीखा, ताकि ये हम जाकर सीख, कल का लेक्चर है हमारा। आपने चैप्टर नंबर 9 में से अगला पढ़ा, पहले ये इसी चैप्टर में था। आई क्या आपको पता नहीं, चैन नहीं आता कि वो ये चेंज करता रहता है। ये पेज नंबर देख लें जी, कौन सा है? पेज नंबर 234 है। मैं आपको वैसे इसके नोट दे दूंगा अरेंज करके। 234 में क्या लिखा हुआ है? जिस क्वेश्चन है, फैक्टर कंसीडर्ड बिफोर सेलेक्टिंग द सोर्स ऑफ फाइनेंस। पेपर में सवाल कैसे आएगा? ऐसे कहानी सुना देगा सिनेरियो बन के कि भाई एक बंदे को लोन चाहिए, वो परेशान है कि अगर वो फाइनेंस लेते यानी कैशियर इशू करता है तो उसको लगता है कि उसका कंट्रोल डाइल्यूट हो जाएगा। अगर वो फाइनेंस डेट की तरफ जाता है तो उसको लगता है इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो आप उसकी हेल्प करें। तो कौन कौन से वो फैक्टर कंसीडर करें बिफोर एनी टाइप ऑफ फाइनेंसिंग? तो आपने कहना है जी अमाउंट कितनी चाहिए, ये पता चलेगा। ज्यादा अमाउंट चाहिए, शेयर इशू करने पड़ेंगे। जल्दी अमाउंट चाहिए तो बताओ शेयर इशू कर लेगा या जाकर लोन ले ले? लोन ले ले। ये डिसीजन आप पर आएंगे। वो आपसे पूछेगा बताओ इस तरह की फाइनेंसिंग चाहिए, वो किस चीज को बेस बनाकर आप बताओगे कि कौन सी फाइनेंसिंग करनी चाहिए उसे। तो यहां से आपको आप देखोगे नेचर ऑफ नीड, जरूरत किस बात पे है। सप्लायर को देने हैं पैसे, बैंक ओवरड्राफ्ट सबसे अच्छी फाइनेंसिंग होती है। कॉस्ट कितनी लगेगी, ड्यूरेशन, फ्लेक्सिबिलिटी। अच्छा, इलास्टिसिटी के लिए अच्छा लफ्ज है फ्लेक्सिबिलिटी, रीपेमेंट और लेवल ऑफ गियरिंग। अच्छा, एक उसने बढ़ा दिया है, लेवल ऑफ गियरिंग नया ऐड कर दिया। एक ही बात है, इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। गियरिंग रेशियो का मतलब लोन ही है। तो ये हमारा आज हमने सीखा, कल इंशाल्लाह इससे आगे पढ़ेंगे। तो ये आप ना साथ साथ ये सारा रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट लेना है। एक एक लाइन, एक सेंटेंस अपने अल्फाज में अगर लिख सकते हो तो लिख लिया करो। ठीक है, इस पूरे को एज इट इज याद नहीं करना, एक नजर पढ़ना है और 2-3 की वर्ड्स हाईलाइट करने हैं, वही हमारा आंसर हो। ठीक है।